अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब अगला सबक हम शुरू करेंगे और आप देख रहे हैं कि उसमें हम उस पन्ने में लिखा हुआ है कि आज का प्रश्न है कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं और ये क्यों बनाई जाती है, यानी बैलेंस शीट के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जवाब है, किसी भी कंपनी की जिम्मेदारियों और मिल्कियत का जायज़ा लेने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। इससे हमें कंपनी की कई तरह की जिम्मेदारियों का पता चलता है, जैसे कि मालिक ने कंपनी में जो सरमाया यानी पूंजी लगाई थी उससे मालिक को नफ़ा हुआ या नुकसान, कंपनी के क्रेडिटर और डेटर्स कितने हैं, कंपनी पे लोन वगैरह का बोझ कितना है। बैलेंस शीट को देखने की एक ख़ास बात और भी है कि अगर हम देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ख़ास बात तब महसूस होती है जब हम किसी कंपनी को ख़रीदते हैं। तब हमें ये देखना होता है कि कंपनी को कितनी रकम में ख़रीदा जाए कि उसे ख़रीद के हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। इन सब बातों पर नज़र डालने के लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक कंपनी बिक रही है 1 करोड़ की, आपने सोचा यार ये तो बहुत ही सस्ती बिक रही है, तो आपने फ़ौरन जो है उसे कह देंगे ये कंपनी मेरी हुई। अब ख़रीद के बैठ लिया, कागज़ी कार्रवाई सारी हो गई, तो पता लगा कि उस कंपनी पे तो लोन था, उस कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको अभी तक पेमेंट नहीं गया, उस कंपनी के और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उधार वो अभी तक उतार ना सका। तो वो सारी एग्रीमेंट में आ जाती हैं कि कंपनी के मालिक अब आप हैं, जो भी इस पर जिम्मेदारियां हो रही हैं वो आपको अदा करनी है। तो आपने जब उसको चेक करा और पता लगा कि 1 करोड़ की आपने ली थी और उस पर जिम्मेदारी 1.5 करोड़ की और थी, तो आपको तो 2.5 करोड़ की पड़ गई, वो जिम्मेदारियाँ पूरी उतार रही हैं, तो आप तो नुकसान में चलेगा ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको उसके सारी लायबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी कंपनी को ख़रीदने से पहले। अब आपने फंस गए तो कोई बात नहीं, अब आप उसकी जो है एसेट साइड भी देख लीजिए। तो एसेट साइड में उसमें दिखा कि कंपनी की जितनी भी ज़मीनें हैं, मकानात हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब कंपनी की मिल्कियत है। और इस तरीके से जिसके कई डेटर्स हैं जिनसे पैसा वसूली करना रह गया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे पैसा वसूल करेंगे, वो आपका कहलाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि आपको सारे चीज़ें अगर आप बेच कर और लोगों से पैसा वसूल करते हैं तो आपको कम से कम 5 करोड़ का फ़ायदा होता है उसमें। तो अगर मान लीजिए आपने 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपये आपने खर्च भी कर दिए, तब भी आपको जो है 3.5 करोड़ बच रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पैसा वसूली करना, उसकी प्रॉपर्टी को बेचना, हो सकता है उस प्रॉपर्टी को जो है किसी ने कब्ज़ा रखा उससे छुड़वाना, उससे केस लड़ना। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए कंपनी को हम जब ख़रीदते हैं तो इन बातों का ख्याल रखते हैं कि कंपनी की जिम्मेदारियां कितनी हैं और कंपनी की मिल्कियत कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसके ज़िम्मेदारी माने लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से लेजर इसके अंदर हमारे शामिल होते हैं। तो तलबा अजीज़, हम देख रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट आ गई है सामने रहीम एंड सन्स कंपनी की, और इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर को कुछ बातें आपको लिख के बताई हैं कि बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें इन लेजर्स को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कंपनी की जिम्मेदारियां और मिल्कियत कितनी हैं। ये शीट हमेशा दोनों साइड से बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर ना हुई तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नल एंट्रीज़ में कोई एंट्री लिखने से रह गई है, जिसकी वजह से आपके लेजर मुकम्मल सही नहीं बन पाए हैं, और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस भी सही नहीं बन पाई, और इन सब की वजह से ट्रेडिंग P&L
और बैलेंस शीट गलत बन गई है। ऐसे एंट्रीज़ को साल की आखिरी तारीख तक ढूंढकर लिखने को एडजस्टमेंट कहते हैं। और हमें एडजस्टमेंट में भी हमें ढूंढ कर रखनी है कि कोई एंट्री हमारी ऐसे नहीं हो कि एडजस्टमेंट में भी वो छूट जाए। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुली तमाम खातों को चेक करना पड़ता है, और जब वो एंट्रीज हमारे सामने निकल कर आती हैं तो हम उन्हें एक ख़ास किस्म के पन्ने में लिखते हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट के नाम से बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लेजर्स शामिल होते हैं। तो तलबा जी, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि लायबिलिटी साइड में आने वाले लेजर्स कौन से होते हैं। दो ही साइड इसमें पाई जाती हैं, एक लायबिलिटी यानी जिम्मेदारियां और एक एसेट यानी कि मिल्कियत। तो लायबिलिटी साइड को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंपनी के मालिक ने कंपनी को कई लाख रुपए का कैश दिया। तो कैश को जो हम लिखेंगे, कंपनी के मालिक के जो कैश लिखेंगे वो कैपिटल के नाम से लिखेंगे, और जब हम कंपनी के मालिक को उसके बदल में पैसा वापस करेंगे, यानी कंपनी उसको मुनाफा की शक्ल में वापस करती है, किसी वजह से अच्छा प्रॉफिट हुआ और वो वापस करती है, तो वो ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट की शक्ल में। और अगर कई पार्टनर्स हैं और उन्होंने जो है ब्याज पर कैपिटल उठा रखा था और आप कंपनी को पेमेंट कर चुके, तो वो भी एक मुनाफा है। तो उस मुनाफे को भी हम जो है इंटरनल कैपिटल में जोड़ देते हैं। अगर कंपनी मालिक को दे रही है तो वो मुनाफा जोड़ के देगी इंटरेस्ट का, तो नेट प्रॉफिट जुड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा और कैपिटल के अंदर। और अगर खुदा खासा नुकसान हो गया है या मालिक ने पैसा निकाल लिया था पहले इसमें से, तो ड्राइंग के नाम से लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से भी लेस होगा। तो जो टोटल आएगा अब उसका अमाउंट साइड में हमको लिखना होता है इसमें। इसके बाद इसमें आता है रिज़र्व फंड्स। कंपनी के मालिक ने जितना पैसा भी अपने पास रिज़र्व कर रखा है, चाहे वो पीएफ का हो, प्रोविजनल फंड का हो, चाहे वो किसी भी वजह से उसने पैसा जो है लोगों का अपने पास रिज़र्व कर रखा है देने के लिए, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको अदा करेगी। मिसाल के तौर पे कंपनी जो है वो पीएफ काटती है, तो कानून ये है कि जितना पीएफ हो, जितना परसेंट वो पीएफ काटेगी, उतना ही परसेंट उसको पेमेंट देना भी पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे कंपनी 200 रुपये काटती है किसी वर्कर के, और वो 30 साल में या 20 साल में रिटायर हो जाता है, तो वो जो 20 साल में जितना पैसा भी उसके पास इकट्ठा हुआ था 200 रुपये करके, तो उस पैसे का दुगना वो करके वो अपने कस्टमर को देगी। तो वो जो पैसा उसने अपने पास रिज़र्व किया था वो रिज़र्व फंड कहलाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था कि अपने खाते में जितना पैसा उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो पैसा आप उसको वापस बैंक को वापस करना आपकी ज़िम्मेदारी है। सिक्योर्ड लोन, आपने अपनी ज़मीन या ज़ेवरात वगैरह को रख कर आपने जो लोन उठाया है वो सिक्योर लोन कहलाता है। अगर वो आप लोन वापस नहीं करते तो आपकी जायदाद या आपके जो ज़ेवरात हैं वो सब बिक जाएंगे, और कंपनी जो है, जो उधार देने वाली कंपनी है, वो अपना पैसा वापस ले लेगी उनको बेचकर। अनसिक्योर्ड लोन, जिसके पर कोई भी आपको कागज़ी ऐसे मतलब ज़मीनी कार्रवाई नहीं करनी, यानी कि कोई ज़मीन गिरवी नहीं रखनी, कोई आपका ज़ेवरात गिरवी नहीं रखने, ऐसे आमतौर पे जो हैं जैसे आपका जो है प्रधानमंत्री योजनाएं होती हैं 50-50 हज़ार रुपये की, तो उसमें वो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के ही पैसे दे देते हैं, तो उनसे हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, एक लंबा मुद्दत वाले लोन, यानी कि ऐसे उधार जो कि 12 महीने से ज़्यादा के हों, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन वो कहलाते हैं जो 12 महीने से कम के होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाते हैं, उधार कहलाते हैं। क्रेडिटर फॉर लोन्स, आपने जो है क्रेडिटर से आपने लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, उनका पैसा आप उनको वापस करेंगे। अब चाहे वो माल की शक्ल में अगर आपने ले रखा है तो सेंडिंग क्रेडिटर्स की शक्ल में आपको उनका लेजर बनाना पड़ेगा, और जितना आप माल ख़रीदेंगे उसका पैसा अदा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्स पेएबल, आपके पास जिन से आपने माल खरीद रखा है उन्होंने आपको बिल भेज रखेंगे, भाई हमारा पेमेंट करो, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उन पेमेंट की अदायगी कीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि
आपके जो बकिया खर्चे, मिसाल के तौर पे ये अक्सर तो 31 मार्च में हमारे सामने आता है कि जैसे इस महीने की सैलरी देनी है और आप 31 में तो सैलरी देंगे नहीं, आप तो देंगे 1 तारीख में। तो उस सैलरी को जब आप दूसरे महीने आप 1 तारीख में देंगे, यानी कि 1 अप्रैल में देंगे, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जानी जाएगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि बकाया बचा हुआ आपकी जो जिम्मेदारी होंगी खर्च, वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगी। फिर आता है अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको हो तो चुकी पर आपका अधिकार ना रहे। मिसाल के तौर पे आपने एक आदमी से कहा कि मैं आपका मकान बिकवा दूंगा और मैं बिकवाने के जो है आपसे 10,000 रुपये लूँगा या 50,000 रुपये लूँगा। उसने कहा भाई ये रहे आपके 50,000 रुपये, अब आपका काम ये है कि हमारा मकान बिकवा दीजिए। तो 50,000 तो आपने ले लिए आप, लेकिन अभी आपका अधिकार नहीं जब तक कि आप उसका मकान नहीं बिकवा देते हैं। अगर आप उसका मकान नहीं बिकवाते हैं तो वह पैसा वापस जाएगा, उसको मालिक को वापस करना पड़ेगा आपको। तो ये अनअर्न्ड इनकम कहलाता है, जो हो तो गई पर अधिकार ना हो। इसके बाद आता है एडवांस रिसिप्ट ऑफ इनकम, यानी कि आपको पहले ही आपको इनकम हो गई एडवांस में ही, आपके पास जो है एक इनकम आ गई है। अच्छा, एडवांस का मसला ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और एडवांस आपने पकड़ रखा है पैसा, तो वो पैसा अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको आप जो है वापस करेंगे, ठीक है। बाकी तो कई लोग वापस नहीं करते कि हमें नुकसान हो गया, लेकिन ये है कि एडवांस रिसीट ऑफ इनकम जो आपके पास बिल्कुल ये ऐसे है जैसे अर्न इनकम के मानंदी है एक तरीके से ये। दूसरा साइड हम पढ़ते हैं एसेट्स। तो तलबा अजीज़, हम सबसे पहले एसेट्स के अंदर पढ़ते हैं फर्नीचर। जो कंपनी के जितना भी फर्नीचर होता है वो उसकी मिल्कियत कहलाता है, उसके एसेट्स कहलाती हैं। और एसेट 2 तरीके की होती हैं, एक करंट एसेट, एक फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स कहते हैं जिसको देकर फ़ौरन हम दूसरी सेवा को, दूसरी खदमात को हासिल कर लें। मिसाल की छोटी सी मिसाल है कि हम मिसाल के तौर पे हम भूख लग रही है, हम केले वाले के पास गए और हमने उसको 50 रुपये दिए और हमने 1 दर्जन केले ले लिए। तो हमने एक एसेट दी और उसके बदले में एक सहूलियत हासिल कर ली, और इसे हम कहते हैं करंट एसेट। जो पैसा होता है वो हमारा कहलाता है करंट एसेट्स। इसी तरीके से डेटर्स जो होते हैं वो भी हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। और एक होता है फिक्स एसेट्स, जैसे फर्नीचर है, आप केले वाले के पास गए और आपने कहा भाई ये कुर्सी ले ले और मुझे इसको बेच के मेरा अपना पैसा ले लेना, बाकी जो पैसा बचेगा मुझे दे देना और मुझे एक दर्जन केले खिला दें। तो वो आपको भगा देगा कि पागल है। तो आपको उस एसेट को बेचने में वक्त लगेगा। तो ऐसी एसेट जिसे बेचने में वक्त लगे फिक्स एसेट्स कहलाती है। और फिक्स एसेट्स की दूसरी खूबी ये भी होती है कि ये लंबी मुद्दत तक मुनाफा देती है हमें। एक लंबी मुद्दत तक आप जो है 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल आप जो है इसको संभाल के रखिए और आप इससे फ़ायदा उठा दीजिए। ये आपके फिक्स एसेट्स का कमाल होता है। इसके बाद इसमें आता है पैटर्न्स एंड पेटेंट्स। कंपनी कोई दवा बना रही है तो उसने कौन कौन से औषधियाँ, कौन सी दवाइयाँ उसके अंदर मिलाई हैं, तो उसका एक तरीका है, एक पेटेंट है उसका। ये आपकी जो है मिल्कियत कहलाएगी। एक आता है कॉपीराइट। मिसाल के तौर पे आपने टाटा का ट्रक बनाना चाहा तो आप बना नहीं सकते, आपको उसका ठप्पा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने MS वर्ड बनाया तो MS वर्ड पर लिखा होता है कि ऑल राइट्स कॉपीराइट, तो वो उस जैसा आप जो है बना नहीं सकते, तो उसे हम कॉपीराइट कहते हैं। एक होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? तैयार शुदा माल का वो ज़ख़ीरा जिस माल को हम फ़ौरन मार्केट में दें और पैसा हासिल कर लें, ये आपका जो है लाइव स्टॉक कहलाता है। एक ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, एक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, एक लाइव स्टॉक कहलाता है। तो ओपनिंग आपको समझ में आ गया, ट्रेडिंग में आता है। क्लोजिंग आपको समझ में आ गया, बैलेंस शीट में भी आएगा, और ये आपका ट्रेडिंग में भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी आपकी जो है मिल्कियत कहलाती है, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर लाइव स्टॉक का जो मतलब है तैयार शुदा माल का ज़ख़ीरे से है। फिर आती है लीज़ प्रॉपर्टी। आपने 90 साल के लिए प्रॉपर्टी जो है ले रखी है, वो आपकी मिल्कियत है। व्हीकल्स
आपके जितने भी हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, बस है, जितनी भी जो भी चीज़ आपके पास है वो सब आपके व्हीकल्स जितने भी हैं वो सब आपके मिल्कियत में शुमार किए जाएंगे। मशीनरी, कंपनी की जितनी मशीनरी सही है आपकी मिल्कियत है, आपके एसेट्स हैं। और बिल्डिंग एंड लैंड भी आपके मिल्कियत है, आपका जो है एसेट्स हैं। इसी तरीके से गुड विलिंग कहते हैं कि आपका अच्छा बर्ताव, आपका अच्छा अखलाक, जिसकी वजह से कंपनी एक उरूज और तरक्की पाई हुई है। तो वो भी एक तरीके से, जैसे टाटा के ट्रक हैं, आपके एक गुड विलिंग है। ट्रक आप ख़रीदते हैं, किसी वजह से में कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको चेंज कर देते हैं। तो उनके ये अखलाक हैं, वो चाहते थे, वो कहते थे भाई तुमने ये प्रॉब्लम पैदा करी है तो तुम ये निपटो, लेकिन वो उस ट्रक को आम तौर पे बदल देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी एक अच्छी अखलाक से एक कंपनी को एक वो वक़ार दे रखा है, तो वो गुड विलिंग कहलाती है। फिर प्लांट्स हैं, आपने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं और छोटे छोटे कारोबार आपने लगा रखे हैं, वो प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे शीरा का लगा दिया आपने, शीरे का कारोबार कर लिया, गुड़ का कारोबार कर लिया, उसको बनाने का कारोबार, ये प्लांट्स कहलाते हैं छोटे छोटे से। ट्रेडमार्क, आपका जो उस पर जो मोनोग्राम होता है, जो आप लोगो जिसे कहते हैं, वो ट्रेडमार्क होता है। जैसे टाटा का है एक ट्रेडमार्क है, वो आप बिना इजाज़त आप किसी उस पर लगा नहीं सकते कि अपने प्रोडक्ट पर टाटा ही लगाएगा, उससे एकदम आदमी पहचान जाएगा हो ये तो टाटा के ट्रक है। तो ये ट्रेडमार्क कहलाते हैं, ये भी आपकी मिल्कियत कहलाती हैं। स्टॉक क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कर लें चाहे स्टॉक क्लोजिंग कर लें, वो कच्चे माल का ज़ख़ीरा जो बच गया हो साल के आखिर में 31/3 में, तो वो जो बचा हुआ ज़ख़ीरा होता है उसे वो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक क्लोजिंग कहते हैं। उसके बाद फिर आता है सैंडी डेटर्स, मैंने आपको बताया था, ये भी कंपनी की मिल्कियत है, करंट एसेट्स कहलाते हैं ये। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो पैसा, वो भी आपकी मिल्कियत है, एसेट्स है आपकी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ मुद्दत के लिए कहीं पर किसी को पेमेंट कर रखी है और पैसा लगा रखा है किसी के साथ, तो वो आपका जो है आपकी मिल्कियत है। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको हो तो चुकी हो पर आपके हाथ ना लगी हो। आपने कहा भाई मैं तेरा मकान बिकवा दूंगा, 50,000 रुपये लूँगा, उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। आपने उसका मकान बिकवा दिया, अब वो 50,000 रुपये उसके ऊपर ड्यू हो गए आपके, तो 50,000 रुपये फिक्स हो गए कि आपके ऊपर आपको मिलने हैं, वो आपकी इनकम होगी, लेकिन आपके हाथ नहीं लगी अभी वो, उसे कहते हैं एक्रूड इनकम। इसके बाद फिर आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि आपने रिचार्ज करा रखा है, वो आपको प्रीपेड हुआ है, आपने मोबाइल रिचार्ज करा रखा है, वो कंपनी किसी वजह से अगर बंद होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उतना पैसा वापस करे जितना उसने आपसे एडवांस में ले रखा है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। बिल रिसीवेबल, यानी कि आपने लोगों को जो है बिल दे रखे हैं कि हमारा माल तुमने ख़रीदा था पैसे दो, तो वो बिल रिसीवेबल का एक आपका लेजर बन गया। ये भी आपके फिक्स एसेट्स कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं ये। और फिर आती है मनी एट कॉल फॉर शॉर्ट नोटिस, यानी कि आपने कम मुद्दत के लिए किसी को पेमेंट कर रखा है तो वो भी आपको जो है वापस मिलेंगे पैसे, आपकी मिल्कियत है वो। कैश इन हैंड, आपके हाथ में कितना पैसा है, कैश इन बैंक, आपके बैंक में कितना पैसा है, ये सब आपकी मिल्कियत में शुमार किया जाएगा, आपके एसेट्स में शुमार करा जाएगा। अब हम आगे सबक शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट और इन सब चीज़ों को बनाएंगे हम कैसे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं, इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।